एक ऐसे साहब हैं जिनके बारे में हमने कभी आज तक बात नहीं की थी। वो साहब बोलते बहुत अच्छा हैं। ये जो आदमी है ये बहुत ही शानदार बोलता है, बहुत ज़बरदस्त बोलता है। और इनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। अब सुधांशु त्रिवेदी जैसे शशि थरूर जो अंग्रेज़ी बहुत आला और उम्दा बोलते हैं ना, वैसे ही सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं, और उनकी बातचीत से लगता है कि वो प्रोफेसर रह चुके हैं, क्योंकि वो स्पेस पे बात कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हो, वो इतिहास पे बात कर रहे हो, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हो, वो सिविलाइजेशंस पे बात कर रहे हो, किसी पे भी बात कर रहे हो तो बहुत ही उम्दा और आला बात करते हैं। उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मैंने कई एक उनके ऐसे शोज़, ऐसी वीडियोस देखी जिसपे मैंने कहा कि भाई ये कौन है, भाई कौन है ये। तो पता ही चला कि ये सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि एमपी हैं वहाँ पे इंडिया में। तो लेकिन अब जो मैं आज उनके बारे में बात करी हूँ, इसलिए करी कि उन्होंने दो बातें की हैं। और एक बात वो है, वैसे तो उनकी जितनी भी उन्होंने बातचीत की उसमें से बहुत सारी बातों का मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जो पहले मैं आपको बताऊंगी वो है कि भारत और चाइना का कंपटीशन आईफोन में कहाँ पर पहुंचा है, जो हम काफ़ी अर्सा पहले बात करते थे, लेकिन अब हमें इनकी ज़बानी मुझे ये पता चल रहा है कि ये हो चुका है। और दूसरी बात उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की है। तो वो पाकिस्तान के बारे में जो बात की वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। मेरा ख्याल है कि शायद रिपब्लिक टीवी का कोई इवेंट था। अर्नब गोस्वामी जानते ही हैं, अर्नब गोस्वामी को कौन नहीं जानता। उनके मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम में या उनके चैनल पर उनकी कोई बातचीत थी, लेकिन मैं उनकी शॉर्ट एक क्लिप आपको सिर्फ इसलिए दिखा सकूंगी, बाकी जो है मैं आपको उनकी बात सुनवाऊंगी। तो बात यह है कि उन्होंने ये बताया है कि जो आईफोन की एक्सपोर्ट है उसके अंदर भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। ये कौन सी एक्सपोर्ट वाली बात करें, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता है आईफोन, आपको पता है ना कि कुछ मेरा ख्याल है 6 महीने पहले हम बात करते रहे इसके बारे में, जब आईफोन जो है 6 महीने साल पहले जब टिम कुक वहाँ पर गए थे इंडिया, तो आईफोन जब इंडिया पहुँचा तो इंडिया ने जब बनाना शुरू किया तो हमने बताया कि भाई ये तो इतना बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे पहुँच चुका है, पर इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए बनाएगा, और अमेरिका में जो आईफोन आ रहा है, जो टेलीफोन आ रहे हैं, वो मोबाइल वो इंडिया से बनकर आएंगे। तो चाइना से उठाकर बिजनेस वहाँ पर चला गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि भाई ये जो है ना अभी 10-20% तक मैक्सिमम इंडिया बना सकेगा, इतनी कैपेसिटी नहीं है। चाइना ही 70-80% तक कई सालों तक बनाएगा आगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि अब खबर ये है कि जो चाइना है, इंडिया है, उसने चाइना को बीट कर दिया। ये एक तो ये बात जो है ये मैं आपके सामने रखती हूँ, दिखाई देती हूँ आपको, और फिर जो है हम बात करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान बारे क्या बात की है। तो मैं एक फैक्ट और भी बताना चाहता हूं। आजकल इस देश में लोगों को आपस में लड़वाने का प्रयास बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि हर मुद्दे के ऊपर लड़ाओ। तो लोग कई बार अमीर गरीब के ऊपर लड़ाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे यहां जब $1 भी कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, तो इनिशियल मनी कहां से आया था? ने कहा दुनिया हमारे खिलाफ होती है, होने दीजिए। नवंबर 99 वो चेंज हुआ, और मार्च 2000 में 4 महीने के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत आए, जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की लॉन्गेस्ट भारत की यात्रा है। आज अगर हम कहें कि साहब वो तो पुरानी बात थी, आज क्या होगा, तो आज हम जहां पे आके खड़े हैं, सिर्फ कल ही परसों ये न्यूज आई है कि मोबाइल के एक्सपोर्ट में जो यूएस को होता है, आई एम टॉकिंग यूएस स्पेसिफिक, मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया है। कितना? केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा, अब शेयर वहां 44% हो गया है। और जो चाइना का शेयर 65% था वो 25% पे आ गया है। एंड जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक वीजा को पीछे छोड़कर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कंट्री। आपने उन्होंने ये बताया, ये खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान बारे बात की है। अब पाकिस्तान के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की है, मतलब चंक्स के साथ। उन्होंने जो स्पीच की उसमें कई जगह वो फिर कोई और बात करने लगते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान की बात करते थे। तो बहुत सारे ऐसे
उन्होंने एंगल्स उस पे हैं जिस पे उन्होंने बात की है, तो लेकिन मैं आपको इसमें से एक या दो पार्ट सुनवाती हूँ जो उन्होंने कहे हैं। उसमें एक तो उन्होंने वो बात की कि किसी बिल की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा 2016 में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बिल ऐसा भी पास हुआ था जिसमें ये कोई बिल पास हुआ था या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसकी वो बात कर रहे थे कि भाई उसमें ये था कि भाई इंडिया जो है उसके साथ ये करना है, उसके इतने हिस्से बखरे करने हैं, उसके साथ जो है ये करना है, और 2016 में ये बातें की जाती थी वगैरह वगैरह। यानी तो प्लान जो है वो इंडिया के खिलाफ बनते थे वहाँ पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, ये वो बताते। खैर अभी भी जो है कौन सा हक में बनते हैं, लेकिन वो उस वक्त की कोई ख़ास बात कर रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड एआई समिट हुई पेरिस में एंड इंडिया बिकेम को चेयर विद फ्रांस। आप इमेजिन करेंगे एआई समिट ग्लोबल और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी and Emmanuel Macron, French president, were co-chairing that. That's how India is emerging today, and India is becoming more and more confident. और तीसरी चीज जो भारत में एक बदलाव की आ रही है वो ये आई है, एक दौर था when India was considered as soft state. कोई भी आता था, आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था और हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते थे। अब वक्त बदल गया है और वक्त ये बदला है कि हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई यूजिंग अवर आर्मी, और उनका टेररिस्ट कैंप नष्ट किया। पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया बाय यूजिंग एयरफोर्स, और अब की बार टेररिस्ट बेस नष्ट किया। और पहलगाम के बाद हमने उनके 177 किलोमीटर तक अंदर जाकर नो कॉन्टैक्ट वॉर यानी मिसाइल के द्वारा ही क्या किया, जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स जो बहावलपुर और मुरीदके में थे उनको नष्ट किया। यानी ग्रेजुअली अब दिखा रहा है कि भारत किसी भी प्रकार की ऐसी चीज के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बताओ ना, लाइटर नोट पे कहूं, वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है जिसको मरकज सुभान अल्लाह कहते थे। तो एक दौर था कि यहां आते थे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, सूरत, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? कौन से ऐसे चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे में धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं वरना कुछ बम विस्फोट हो जाएगा, बताना। यहां धमाके होते थे, वहां वो लोग बहावलपुर में बैठ के कहते थे मरकज सुभान अल्लाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब वो दौर आया है जब जाकर एक आतंकवादी ने कहा कि मेरे 14 लोग मार दिए गए, मेरे परिवार के, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। यानी कहा वो सुभान अल्लाह कहते थे, अब कहते हैं या अल्लाह ये क्या कर दिया, या अल्लाह मेरे परिवार के 14 लोग खत्म हो गए। ये बदलाव आया है भारत के एटीट्यूड में। तो यानी वो ये मुकाबला कर रहे थे किसका? आपने देखा डिक्शन उनका, उर्दू और उनकी हिंदी मुलायजा करें ज़रा। मैं तो उनकी ऐसी चीज़ें जो बता रहे होते हैं उससे ज़्यादा वो जिस तरह बता रहे होते हैं और जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उनका डिक्शन होता है, मैं तो वही सुनते रह जाती हूँ। उनको अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और शायद फ़ारसी पर भी अबूर हासिल हो, बाकी 3-4 पे तो नज़र आता है। वो तो मैंने कहा, सही कहा था ना, शशि थरूर की तरह। तो देखिए बात ये सुनिए कि उन्होंने ये कहा है कि कभी, अब जैसे हम कई बार बात करते रहे कि भाई वहाँ पे जो है ना, जो कश्मीरी मुजाहिदीन कहलाते थे वो जगह जगह फट रहे हैं, यानी वो खुद से नहीं फट रहे बल्कि उनको फाड़ा जा रहा है, उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जगह जगह वो मारे जा रहे हैं, कहीं चौक पे कहीं गली पे। तो वो कह रहे हैं कि जी कभी ऐसा भी होता था कि ये आलम जो था ये भारत के अंदर था, वहाँ पे जगह जगह जो है बम फट रहे होते थे और वहाँ पे लोग मारे जा रहे होते थे।